हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टार। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन टॉपिक के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो बच्चे उसको नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख कर आए, तभी इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा होगा। बात करते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात किया था, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आज हम उसके रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपना आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साइंस की भाषा में अगर समझे तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन हम आगे डिटेल में बात करेंगे क्या होता है, के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली यह है कि मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ देखिए, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है, यह आपका मिरर लगा हुआ है। तो जो हमारे घरों में नॉर्मल शीशा होता है उसमें हम अपना इमेज देखते हैं, तो वही तो प्रतिबिंब है। उसी को अगर साइंस की भाषा में कहते हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में है। यह दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये इम्पोर्टेंट वाली बात है कि यह जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसको हम देख सकते हैं पर्दे पर। यह आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को इस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसको केवल आभास किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है, या अगर इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप यही उत्तर आप उसमें भी लिखेंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब यह वास्तविक कटान से बनता है। वो वास्तविक कटान का क्या मतलब है, जैसे यहाँ देखिए, यह आपका ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये आपका दर्पण है और यहाँ पर आपका उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये देखिए, इधर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये किसी बिंदु पर कट रही हैं, सभी किरणें एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, तो यह आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। यह आपका प्रकाश किरण आ रही है किसी वस्तु से और यहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन, ऐसे यहाँ पर परावर्तन हो रहा है, किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं और इस कटान बिंदु है ये, तो यह वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है, जैसे यदि वस्तु इस तरह से है तो प्रतिबिंब उसका उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, चूँकि यह वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसको पर्दे पर भी उतारा जा सकता है। यह दर्पण के सामने बनता है, यह हमेशा दर्पण के सामने ही बनता है, कभी भी दर्पण के पीछे नहीं बनता है। यहाँ देखिए, यह दर्पण के सामने है तो दर्पण के इधर भी सामने ही प्रतिबिंब बना है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यह काल्पनिक कटान से बनता है। अब काल्पनिक कटान का क्या मतलब है, जैसे यहाँ देखिए, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ परावर्तन हुआ, यह दर्पण है, तो यहाँ देखिए ये काल्पनिक कटान है। ये जो डॉटेड लाइन से जो रेखा खींची है यह आपका काल्पनिक कटान है। इससे प्रकाश की किरणें यहाँ देखिए, प्रकाश की किरणें आ तो रही हैं लेकिन टकराने के बाद इससे इस तरह दूर चली जाती हैं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से पीछे मिलाया गया है किसी बिंदु पर मिलाने के लिए।
उसी प्रकार यहाँ देखिए इसका वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरणें इससे दूर जा रही हैं, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को मिलेंगी नहीं मिलेंगी। तो इसको क्या करते हैं हम पीछे बढ़ाते हैं, पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं तो किसी बिंदु पर मिलती है। तो इसी को हम कटान बिंदु के नाम से जानते हैं। ये आपका कटान बिंदु है। तो जो आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक कटान से बनता है और यह हमेशा सीधा बनता है, कभी भी उल्टा नहीं बनता है। यदि वस्तु आपका इस तरह से है तो प्रतिबिंब भी इसी तरह से बनेगा, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, चूँकि यह आभासी प्रतिबिंब है इसलिए इसको पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। यह हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, कभी भी दर्पण के आगे नहीं बनता है। जैसे हम अपने घरों में जो शीशा होता है उसमें हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वह हमेशा दर्पण के पीछे ही दिखाई देता है, कभी दर्पण के आगे दिखाई नहीं देता है। जैसा कि आपको इन दोनों इमेज से क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, या तो फिर उसके प्रकृति के बारे में। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण यानी कि मिरर, दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके घरों में जो शीशा होता है उसके पीछे आप देखेंगे कि पॉलिश किया होगा, तो वह किस चीज़ का पॉलिश होता है, वह आपका चांदी का पॉलिश किया होता है, जिससे कि दूसरा भाग जो होता है उससे परावर्तन हो सके। यदि एक भाग पर पॉलिश कर दिया जाए और दूसरे भाग पर परावर्तन हो तो उसी को तो दर्पण कहते हैं, और वह परावर्तन के नियम का पालन भी करता हो। ये जैसे यहाँ देखिए एक दर्पण है, इसके एक सतह पर पॉलिश कर दिया गया है, इधर चांदी का पॉलिश कर दिया गया है और इस तल से परावर्तन हो रहा है। इधर ये देखिए इस तल से आपका परावर्तन हो रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। यहाँ देखिए ये आपका समतल दर्पण हो गया, ये दोनों आपका गोली दर्पण हो गया। क्योंकि गोली दर्पण दो प्रकार का पाया जाता है इसलिए यहाँ पर दो दो इमेज है। गोली दर्पण आगे हम डिटेल में बात करेंगे। गोली दर्पण पहले हम समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं, जो कि हमारे घरों में भी पाया जाता है। ये देखिए इसका परावर्तक सतह जो है कि समतल है, इसे समतल दर्पण कहते हैं। तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ये देखिए आपका वस्तु है, इसका प्रतिबिंब दर्पण में बना है तो यह सीधा ही बना है और यह हमेशा काल्पनिक होता है। चूँकि अभी काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में बात किए हैं, तो यह हमेशा काल्पनिक होता है क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यह हमेशा वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु से छोटा नहीं बनता है न तो वस्तु के बड़ा बनता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु से जितनी दूरी पर दर्पण है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब खोखला गोला, जैसे कोई गोला है, जैसे यहाँ देखिए एक प्रकार के गोले हैं, ये भी एक गोला है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसके किसी एक भाग को काट दिया गया है, इधर वाले पार्ट को काट दिया गया है, तो इससे क्या बनता है, एक दर्पण बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम गोली दर्पण के नाम से जानते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण कब कहते हैं, उत्तल दर्पण कब कहते हैं। ये देखिए एक गोला है, इसके इस वाले पार्ट को काट दिया गया है और
इधर वाले पार्ट को चांदी से पॉलिश कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो अब जब परावर्तन होगा तो इस तल से होगा, भीतरी तल से होगा। ये देखिए परावर्तक तल आपका अंदर की साइड है। तो परावर्तक तल जब अंदर की साइड हो और जो खुरदुरा सतह यानी कि पॉलिश किया हुआ सतह हो वह बाहरी उभरा हुआ हो, तब उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और जब गोले को इस साइड से काट दिया गया और भीतरी सतह को पॉलिश कर दिया गया और जो बाहरी सतह है उससे परावर्तन यदि होने लगा तो उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है परिभाषा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो। यहाँ देखिए परावर्तक सतह ये धंसा हुआ है और बाहरी सतह खुरदुरा है। ये भी आप लिख सकते हैं, बाहरी सतह पॉलिश किया हुआ है या खुरदुरा है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ऐसा क्यों? अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? आपको अभिसारी और अपसारी किरण के बारे में पहले ही वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं कि अभिसारी किरण और अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज यानी कि सारी किरणें, जितने भी किरणें आ रही हैं वह किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज यानी कि जितने भी किरण आ रही हैं वह किसी एक बिंदु पर एकत्रित होती हैं। ठीक उसी प्रकार अभिसारी दर्पण इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जितने भी किरणें आ रही हैं सारी किरणों को यह एकत्रित कर देता है। ये देखिए ये आपका अभिसारी दर्पण है क्योंकि इससे जितने भी किरणें आ रही हैं यह किसी एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाती हैं, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये आपका ये अवतल दर्पण है। इसके बाहरी पार्ट को जो कि पॉलिश कर दिया गया है, भीतरी तल से परावर्तन होता है, को अवतल दर्पण कहते हैं। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यहाँ आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो और धंसा हुआ सतह, भीतरी सतह चांदी का पॉलिश किया हुआ होता है, तो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। अब इसको अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आने वाली सभी किरणों को फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण में क्या होता था कि आने वाली जितने भी किरणें हैं सारी किरणों को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। यहाँ देखिए इस इमेज में इससे जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही हैं यह परावर्तित हो जा रही हैं, यह फैल जा रही हैं। ये देखिए सारी किरणें फैल जा रही हैं, यह एकत्रित नहीं होती, जबकि अवतल दर्पण में सारी किरणें एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाती हैं। अवतल दर्पण का आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे ये देखिए साइड मिरर के रूप में गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह दूर से आने वाली वस्तुओं को छोटा कर दिखाता है। इसके अलावा उत्तल दर्पण का उपयोग हम जो सड़क पर लैंप लगे होते हैं उसमें भी करते हैं क्योंकि यह आने वाली किरणों को फैला देता है जिससे प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इसका उपयोग हम दूरदर्शी के रूप में भी करते हैं, डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं नाक, कान व गले की जांच करने के लिए, और इसका उपयोग परावर्तक के रूप में भी करते हैं। आगे हम इसके डिटेल में बात करेंगे कि इसका उपयोग क्या है, इसकी पहचान क्या है। अभी के लिए इतना ही एग्जाम्पल समझ लीजिए। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आगे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिना जाने आप जो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का नियम है, दर्पण से प्रतिबिंब बनना, ये इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो गोली दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आपका ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, फोकस हो गया, फोकस दूरी, प्रधान अक्ष या इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं, दर्पण का द्वारक, इन सारी पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है, एक एक पॉइंट याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं दर्पण में, ये आपका ध्रुव कहलाता है।
ये देखिए ये आपका ध्रुव कहलाता है। ये तो आपका क्या हुआ, ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, क्योंकि इसके उभरे हुए सतह से परावर्तन हो रहा है और भीतरी सतह पॉलिश किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका उभरा हुआ जो सतह है आपका पॉलिश किया हुआ है, भीतरी सतह से परावर्तन होता है। तो ये आपका अवतल दर्पण हुआ और ये आपका उत्तल दर्पण हुआ, चूँकि यह एक गोले का ही भाग होता है। तो ध्रुव की बात करते हैं तो ध्रुव आपका ये देखिए ये, तो ये जो परावर्तक सतह के मध्य बिंदु है, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु जो होते हैं आपके दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यह उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट ही होते हैं। इसमें भी देखिए ये आपका ध्रुव है। तो फिर समझिए कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अच्छे से क्लियर होना चाहिए ये पॉइंट कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको हम P से दर्शाते हैं। P यानी कि पोल, पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र यहाँ देखिए, ये देखिए गोली, ये गोला है, गोले का केंद्र भाग है, गोले का केंद्र भाग है। यदि ये जो केंद्र है इस केंद्र को इस त्रिज्या से मिलाकर एक गोला खींचा जाए तो यही गोला बनता हुआ दिखाई देगा। दर्पण के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण की वक्रता केंद्र भी कहलाती है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। फिर समझिए, दर्पण के खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र भी कहलाता है। अभी हम इन सारी परिभाषाओं को आगे हम एक एक कर लिखे हैं, उसको अब डिटेल में समझाएंगे। पहले आप इमेज से समझ लीजिए क्या क्या होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? खोखले गोले का जो केंद्र होता है वही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको हम C से बताते हैं सेंटर, यानी कि वक्रता केंद्र। अब बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। फोकस दूरी और फोकस के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जो सीधी रेखा दिखाई दे रही है इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी कि प्रधान अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष किस किस पॉइंट से गुजर रही है? यह ध्रुव से गुजर रही है और वक्रता केंद्र से। बस यही परिभाषा है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। फिर से समझिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर होती जा रही होंगी। जैसे ध्रुव हमने आपको बता दिया, वक्रता केंद्र बता दिया, प्रधान अक्ष बता दिया। बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है? ये आपका वक्रता केंद्र हो गया, ये आपका ध्रुव। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाखंड है इसी को हम दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह उत्तल दर्पण के लिए भी परिभाषा सेम है और अवतल दर्पण के लिए भी परिभाषा सेम है। दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चूँकि यह एक गोला है तो गोले का भी यह त्रिज्या हुआ, एक तरह से यह गोले का ही त्रिज्या है। तो फिर समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखाखंड को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सारी पॉइंटें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार ये सारे पॉइंट बार बार बता रहा हूँ। अब बात करते हैं फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। फोकस को समझने के लिए आपको इस चित्र में पहले समझना होगा कि प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं वह किस बिंदु से गुजर रही हैं। दोनों ही चित्रों में देखिए, प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं वह सारी किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं। ये जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही फोकस कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो किरणें आ रही है परावर्तित हो रही हैं, यहाँ पर भी किरणें आ रही परावर्तित हो रही हैं। इसको डॉटेड लाइन से पीछे हम बढ़ाते हैं तो जहाँ पर भी मिलती हैं ये फोकस कहलाता है।
तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस अभी आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा कि जब दर्पण से प्रतिबिंब बनाना नियम उसका समझाएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं, ये देखिए इसके समानांतर जो किरणें आती हैं मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। इसके समानांतर जो भी किरणें आती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही दर्पण का फोकस कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर भी जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं यहाँ पर, ये दर्पण का फोकस कहलाता है। ये आपका अवतल दर्पण का फोकस है, ये आपका उत्तल दर्पण का फोकस है। अब बात करते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया और ये आपका फोकस बिंदु हो गया। ये आपका दर्पण का ध्रुव और ये आपका फोकस बिंदु। इन रेखाखंडों के बीच की दूरी जो होती है यही आपका दर्पण का फोकस दूरी कहलाता है। ये आपका दर्पण का फोकस दूरी हो गया। ये आपका दर्पण का फोकस दूरी हो गया। इसमें भी ये देखिए ये आपका दर्पण का फोकस दूरी हो गया। फिर समझिए, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इनकी बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है इसको समझिए। इसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये देखिए ये आपका परावर्तक तल हुआ, परावर्तक तल हुआ ये आपका। और ये देखिए दर्पण का जो दोनों अंत बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो तल है उसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। इस इमेज में समझिए, यहाँ देखिए ये दर्पण का जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने की जो रेखा है इसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि ये आपका दर्पण का द्वारक है। अब इसके जो परिभाषाएं हैं उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। सारी परिभाषाएं मैंने एक एक कर लिख दी हैं, आप चाहें तो इसका नोट भी बना सकते हैं। जैसे मैंने वक्रता केंद्र की बात की। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जिस खोखले गोले का बना होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। जैसा कि आपको हमने इमेज में बताया कि ये आपका वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, यानी कि ध्रुव एक तरह से पोल, इसे P से दर्शाते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी कि इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जा सकता है। ये देखिए ये आपका दर्पण का ध्रुव है। मैं आपको बार बार इमेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। इमेज बार बार देखने से चीज़ें हमेशा के लिए याद होती जाती हैं। प्रधान अक्ष या इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, गोली दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसे X से सूचित किया जाता है। ये देखिए प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। ये आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है जो कि दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरता है। यहाँ देखिए इमेज में मैंने बड़ा कर दिया है ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसको एकदम सिंपल भाषा में इसे ही ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे ये आपका दर्पण के दोनों अंत बिंदु है, इसको मिलाने में दर्पण की चौड़ाई के ही पता चलती है। इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको R से दिखाते हैं। R यानी कि रेडियस, इसलिए इसको R से प्रदर्शित भी करते हैं। ये आपका वक्रता त्रिज्या हुआ। ये देखिए ये आपका वक्रता केंद्र और ये आपका ध्रुव है।
इन दोनों को मिलाने वाली जो बीच की दूरी है इसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोली दर्पण का फोकस या नाभ्यंतर किसे कहते हैं? इसको फोकस या नाभ्यंतर दोनों ही बोलते हैं, फोकस या नाभ्यंतर। तो गोली दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही गोली दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखिए इस इमेज में, ये देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी किरणें आ रही हैं ये सारी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही हैं और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं, या तो फिर फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये देखिए ये आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव है, तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है यही फोकस दूरी कहलाती है। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? ये अब सारे क्वेश्चन हैं जो कि छोटे छोटे हैं, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्यों? क्योंकि यह आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी यानी कि केंद्रित करता है किरणों को। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी किरण है, क्योंकि यह किरणों को फैलाता है। आने वाली जितने भी किरणें हैं उसको केंद्रित न करने के बजाय किरणों को फैला देता है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें।